हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी सही होंगे। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखा, राजस्थान एक्ट के संबंधित, राजस्थान APO से संबंधित, सिलेबस से संबंधित। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस मेजर्स फॉर प्रिवेंशंस ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्वायरमेंट्स। मतलब किसी भी प्रकार के जो अनुचित साधन को उपयोग किया जाता है सार्वजनिक परीक्षाओं में, उसके रोकथाम के लिए यह अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम बनाया गया था 2022 को, और इससे पहले हम लोग पढ़े थे एक अधिनियम बनाया गया था जो 1992 को बनाया गया था। अर्थात 1992 ईस्वी में राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत एक अधिनियम बनाया गया था 1992 में। वो हमने अपने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उसे देखे नहीं हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे अटेंड कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में आपका 2022 जो था वह क्या था और किस तरीके से वह अलॉट किया गया। तो यह जो एक्ट था बेटा, सबसे पहले ये समझ लीजिए, यह एक्ट नंबर 6 है और 2022 में पारित किया गया। राज्यपाल महोदय ने इसे अनुमति दी थी 5 अप्रैल 2022 को। मतलब पहली बार इसे कब लागू किया गया? 5 अप्रैल 2022 को। इसका अनुच्छेद नंबर 1 है, जिसे एक्ट नंबर 1 कहते हैं हम लोग। अनुच्छेद एक्ट नंबर 1, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। मतलब इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका प्रसार क्या होगा और यह प्रारंभ कहाँ से होगा, मतलब कब से ये अलॉट की जाएगी। तो इसका जो संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ है बेटा, वह इसका संक्षिप्त नाम होगा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय का अधिनियम 2022। मतलब इसका संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय। ठीक है। और आप सभी को पता है कि यह एक स्टेट गैजेट है। तो स्टेट गैजेट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर स्टेट अलाउ की जाएगी। तो ऑल ओवर स्टेट अलाउ करने का मतलब है कि यह संपूर्ण राजस्थान में अलाउ किया जाएगा। और तीसरा हो गया। तीसरा क्या है बेटा? तीसरे में बात किया गया है कि प्रारंभ, इसका प्रारंभ कब से होगा। तो प्रारंभ के बारे में बता दें, इसका प्रारंभ हमेशा राज्य सरकार के अधिसूचना के द्वारा होगा। मतलब जब राज्य सरकार चाहे अपने गैजेट में पास करके उसे अलॉट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्ट नंबर 2 की। एक्ट नंबर 2 जिसमें परिभाषा की बात की गई है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होने वाला है आज के क्लास के लिए। इसमें सबसे पहला है, दूसरा का पहला है क नंबर, जिसमें बताया गया है कि सार्वजनिक परीक्षा का संचालन कैसे होगा, या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में क्या क्या चीज़ें उपयोगी होती हैं। तो इसमें प्रश्न पत्र होता है, उत्तर पत्रक होता है, OMR शीट होती है, आपके परिणाम पत्रक की तैयारी होती है, मुद्रण होता है, पर्यवेक्षण होता है, कोडिंग प्रक्रिया होती है, भंडारण होता है। भंडारण मतलब जहाँ पर आपके परीक्षाएँ की सामग्री रखी जाती है। परिवहन, आयात निर्यात होता है, वितरण और संग्रहण, लास्ट में मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा। ये सभी सार्वजनिक परीक्षा का संचालन के अंतर्गत आते हैं। ख नंबर है, परीक्षा प्राधिकारी कौन होता है। परीक्षा प्राधिकारी आपके इसी एक्ट के अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है। जितने भी बोर्ड हैं जो भी एग्जाम कराता है वो सभी परीक्षा प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ग नंबर बात करता है परीक्षा केंद्र के बारे में कि परीक्षा केंद्र क्या होता है। तो परीक्षा केंद्र मतलब परीक्षा आयोजित या नियत करने वाली कोई भी संस्था या उसका भाग या उसका कोई भी स्थान जो परीक्षा परिसर से संलग्न है, अर्थात जुड़ा हुआ है, तो वह सभी परीक्षा केंद्र के अंतर्गत आएंगे। घ नंबर बात करता है परीक्षार्थी के बारे में। मतलब परीक्षार्थी कौन है? परीक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो प्राधिकारी के द्वारा अनुमति प्राप्त किया हुआ हो और परीक्षा केंद्र में बैठे, परीक्षा में बैठे। अंगा नंबर बात करता है सार्वजनिक परीक्षा के बारे में। तो सार्वजनिक परीक्षा जो होता है बेटा, वह किसी प्राधिकारी बोर्ड के द्वारा, नगर निकाय के द्वारा या बोर्ड निगमों के द्वारा राज्य सरकार के अधीन कोई भी जितनी प्रकार की पद की सूचना दी जाती है वह सभी सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत आती है। और इसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 2 में। 4 नंबर की बात करें तो अनुचित साधन के बारे में वर्णन किया गया है कि मतलब कौन कौन से ऐसे अनुचित साधन होते हैं। तो अनुचित साधन में आप लोगों का कोई भी लिखित, प्रतिलिपित, अभिलिखित
या मुद्रित सामग्री या किसी प्रकार के प्राधिकृत सहायता लेना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सहायता लेना या यांत्रिक उपकरण का इस्तेमाल करना या गैजेट का प्रयोग करना, ये सभी अनुचित साधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहुत से लोग चीट करने के लिए क्या करते हैं, पेपर लेकर जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि ईयरफोन लेकर चले जाते हैं या कुछ ऐसी डिवाइस लेकर चले जाते हैं, तो ये सभी ले जाना अनुचित साधन के अंतर्गत आता है। अब जरा वो बात कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति के संबंध में, जैसे कोई व्यक्ति अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो उसके संबंध में क्या होगा। पहला, प्रश्न पत्र के प्रति का रूपण या प्रकटन का षड्यंत्र। मतलब यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग करता है या उसे प्रकट करता है एक जगह से दूसरी जगह, या उसका षड्यंत्र रचता है, वह व्यक्ति, या दूसरा वह व्यक्ति जो अपराधिकृत तरीके से रीति से प्राप्त करना चाहता है प्रश्न पत्र को, या अपने कब्जे में रखना चाहता है, मतलब अपने कब्जे में लेना चाहता है लड़ाई झगड़े करके, मारपीट करके, या किसी तरीके से अपराधिकृत तरीके से उसे प्राप्त करना चाहता है, तो इस अवस्था में आपका भी यह दोषी माना जाएगा। थर्ड नंबर, अपराधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र हल करना या सहायता मांगना। जैसे अनुचित तरीके से आप अगर सहायता मांगते हैं या उसे हल करते हैं, नकल करते हैं, तो इस अवस्था में आप भी क्या होंगे, दोषी होंगे। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर बात करता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपराधिकृत रीति से या अप्रत्यक्ष रीति से सहायता मांगता है, तो इन सभी चीज़ों को अनुचित साधन के अंतर्गत रखा गया है। मतलब अगर कोई ऐसा करेगा तो वह एक अनुचित साधन है। 6 नंबर बात करता है संहिता की। मतलब इसमें कौन सी संहिता लागू होगी, तो इसमें IPC एक्ट 1860 लागू होगी। अनुचित साधनों के उपयोग पर प्रतिबंध। मतलब कोई व्यक्ति यदि अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो वह धारा 3 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है। धारा 4 की बात करें तो प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण के लिए क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में बात की गई है। कब बात करता है कि प्रश्न पत्र या उसके किसी भी भाग को खोलना या प्रकट करना या दिखाना या कब्जे में लेना, ये सभी क्या है, ये सभी प्रश्न पत्र का प्रकटीकरण के अंतर्गत आता है, धारा 4 के अंतर्गत। और किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी को गोपनीय सूचना प्रश्न पत्र के संबंधित देना। मतलब यदि कोई प्रश्न पत्र है और उसकी कोई गोपनीय सूचना है या किसी व्यक्ति को आप देते हैं, तो आप भी उसमें क्या होंगे, दोषी माने जाएंगे। 5 नंबर, परीक्षा कार्य से व्यस्त। मतलब परीक्षा कार्य में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी व्यक्ति लगा हुआ है, तो उसमें लगा हुआ व्यक्ति कभी भी प्रकटन नहीं करेगा। प्रकटन मतलब दूसरों को दिखाएगा नहीं कि प्रश्न पत्र में क्या आया है, कैसे आया है, किस तरीके से आया है। 6 नंबर, प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक जो है OMR शीट का किसी भी रूप में वह कब्जा नहीं करेगा और ना ही कभी उसे प्रकट करेगा। मतलब ना ही उसे कभी पब्लिश करेगा। ठीक है। अब जरा बात करते हैं 6 का क की। यदि कोई भी व्यक्ति उत्तर पत्रक OMR शीट या उसके प्रति किसी भी रूप में प्राप्त करता है, कब्जा करता है, या किसी भी रूप में प्राप्त या कब्जा नहीं करेगा, या ख ऐसी सूचना नहीं देगा या वह प्रस्ताव नहीं करेगा कि प्राप्त होने के बारे में वह जानता था। 7 नंबर, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। मतलब किन किन व्यक्तियों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है, तो जो व्यक्ति संलग्न कार्य है परीक्षा में वह जा सकता है, और कोई भी परीक्षार्थी जा सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। मतलब जो संचालन कार्य में लगा हुआ नहीं है वो नहीं जाएगा, और जो परीक्षार्थी नहीं है वह नहीं जाएगा। 8 नंबर बात करता है कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये बोर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा सेंटर गया हुआ है और इसी के दूर पर एक और छोटा सा रूम है, तो क्या वहाँ पर परीक्षा होगी? नहीं, वहाँ परीक्षा नहीं होगी। हमेशा वही जगह परीक्षा होगी जहाँ पहले से अलॉट की गई है, मतलब ये वाली जगह। 9 नंबर, प्रबंध तंत्र संस्था या अन्य द्वारा अपराध। यदि कोई प्रबंध तंत्र है, मतलब जो मैनेजमेंट करता है पेपर का, या कोई संस्था है या कोई अन्य व्यक्ति है, तो यदि वह अपराध करता है, मतलब उसे प्रकटन करता है, कब्जा में लेता है या कोई अन्य कार्य करता है, तो वह सभी अपराध माना जाएगा। अब इसकी कुछ सख्तियाँ दी गई हैं। सख्तियाँ मतलब उसे अपराध के अंतर्गत कौन से धारा के तहत दोषी दिया जाएगा।
तो पहला का आ गया है कि कोई भी परीक्षार्थी यदि च1 में लिप्त, मतलब च के फर्स्ट में लिप्त पाया जाता है, जैसे कि च1 में क्या बात किया गया था, अनुचित साधन। अनुचित साधन में यदि कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मतलब कोई व्यक्ति यदि नकल कर रहा था, ठीक है, या किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था, तो वहाँ उसे 3 साल का कैद और साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। और वहीं दूसरा की बात करें तो परीक्षार्थी या कोई भी व्यक्ति यदि च2 का उल्लंघन करता है, च2 का उल्लंघन करने का मतलब है, ज़रा फिर से आप लोग समझते चलिए, च का दूसरा मतलब किसी भी तरीके से यदि आप किसी भी व्यक्ति के संबंध में, जैसे आप उसका प्रकटन करते हैं या प्रश्न पत्र को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं या उसे हल करने की सहायता मांगते हैं, तो ऐसा कुछ अगर होगा तो आपको दोष सिद्ध करते हुए, मतलब दोषी मानते हुए न्यायालय कम से कम 5 से 10 साल तक की कारावास होगी, या आपका 10 लाख रुपए से 10 करोड़ तक जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। दोष सिद्ध पर विवर्जन, यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है तो उसके लिए क्या धाराएं बनाई गई हैं। यदि कोई परीक्षार्थी दोषी ठहराया जाएगा तो वह 2 वर्ष तक के लिए सार्वजनिक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब उसे फिर दोबारा परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है 2 वर्षों तक। अगला है 12 नंबर, संपत्ति की कुर्की और अपहरण अधिकरण। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से कुछ भी प्रकटन में, चाहे आपके नकल कराने में, किसी भी चीज़ में यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी संपत्ति कब्जे में ले ली जाएगी और वह राज्य सरकार की इंक्लूडिंग हो जाएगी। 13 की बात करें तो समस्त लागत और व्यय का संसाधन एवं प्रबंध तंत्र इत्यादि यदि दाखिल है तो धारा 10 के तहत और उपधारा 2 के तहत वह व्यक्ति उन सभी पैसों को भरेगा और अंत में वो क्या करेगा, उसकी लागत, उसका व्यय, सभी चीज़ें वह अपने पैसे से देकर, अपने जेब खर्च से देकर के परीक्षा पुनः संचालन कराएगा। 14 नंबर बात करता है अपराधों का संज्ञेय होना और अजमानती होना और अक्षम्य होना। मतलब अपराध संज्ञेय होगा, उसमें जमानत नहीं मिलेगा और क्षमा भी नहीं किया जाएगा। 15 नंबर अपराधों का अन्वेषण, यदि जितने प्रकार के आपके अपराध होते हैं उसके अन्वेषण के बारे में कोई भी पुलिस है, जैसे जो भी है पुलिस अधीक्षक, उसके नीचे के अर्थात जो आपके पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके नीचे वाले रैंक के अफसर कभी भी अन्वेषण नहीं करेंगे। मतलब जब भी करेंगे आपके ऊपर वाले ही व्यक्ति करेंगे। अभिहित की बात करें तो अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले होते हैं, ठीक है। विचारणीय मामले में आपका न्यायालय विचार करेगा कि आप किस तरीके से अभिहित किया जाए। 70 नंबर की बात करें तो नियुक्ति करेगी उन व्यक्तियों के लिए कि जो उस केस को देखें। 18 की बात करें तो अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण न होना, मतलब यह अधिनियम किसी के अंतर्गत नहीं है। इसमें कठिनाइयों का निराकरण के लिए राज्य सरकार है। राज्य सरकार इसमें कठिनाई के लिए क्या करेगी, एक राजपत्र द्वारा घोषणा जारी करेगी, फिर वह विधानमंडल में जाएगा और फिर वहाँ से वह राज्य सरकार नियम बना सकती है और कोई भी चेंजिंग कर सकती है। ये कुछ अनुसूची वन के कुछ प्रमुख बोर्ड हैं जो आप अपने से देख लीजिएगा कि राजस्थान में कौन कौन से बोर्ड हैं, जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान द्वारा नियुक्ति गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण भर्ती समिति, या राजस्थान द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जयपुर, या राजस्थान सरकार के स्वामित्वाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम। ये सभी क्या हैं, ये सभी उसके बोर्ड हैं, ठीक है। तो इन सभी बोर्ड के द्वारा जो भी संचालित परीक्षाएं होंगी, जो धारा 2 के अंगम दिया गया है संचालित परीक्षाएं, अगर उसमें कोई कुछ व्यक्ति इधर उधर करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सबको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी अच्छे से आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1K तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। आप देख रहे थे लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव।